नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के करंट अफेयर्स में। और आज हम देखने वाले हैं अपना एक वीकली करंट अफेयर, जो कि मध्य प्रदेश का जो रोजगार निर्माण साप्ताहिक अखबार आता है उसकी जो प्रमुख प्रमुख खबरें परीक्षाओं में आने की संभावना जिनके ज़्यादा रहती है, महत्वपूर्ण रहते हैं, उन खबरों का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। उसके आगे पीछे हम जो भी महत्वपूर्ण की पॉइंट्स बन सकते हैं उनको यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि भगत सिंह ने जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका तो उन्हें किस वायसराय के लॉज में रखा गया था। वहीं पर हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर किस विश्वविद्यालय के देश के पहले कुलपति रहे हैं। इन्हीं सब खबरों को जानेंगे आगे की तरफ में। तब तक हमारे साथ करंट अफेयर्स में जुड़े रहिए। यदि आपको ये करंट अफेयर पसंद आता है तो इसको शेयर करना नहीं भूलना है। तो इस बार का जो रोजगार निर्माण था, और इसमें हमेशा की तरह एक लेख होता है, संपादकीय होती है। संपादकीय में कुछ विशेष नहीं था इस बार, लेकिन इस बार की संपादकीय में कुछ विशेष नहीं था, लेकिन जो ये लेख था इस बार का, ये लेख जो आधारित था, ये पूरी तरह से किस पर आधारित था? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर, जो कि प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। पहले ये 1 जुलाई को मनाया जाता था, फिर इसके बाद इसकी तिथि में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और इसको जो हमारा जुलाई माह का पहला शनिवार होता है उसमें इसको क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। तो इस मोटा मोटी यदि आप बात करो तो सहकारिता होती क्या है? देखिए, जो सहकारिता होती है एक तरह से एक संगठन होता है जहां पर काफ़ी सारे लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं, समिति बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, बिना एक उनका उद्देश्य लाभ नहीं होता। ज़्यादातर लोगों का जो उसमें उद्देश्य होता है, जो कोई संस्था खड़ी होती है तो उनका आर्थिक लाभ उद्देश्य होता है। लेकिन ये एक लोकतांत्रिक रूप से एक संगठन होता है जहाँ पर उद्देश्य सामाजिक डेवलपमेंट होता है, लोगों का सोशल डेवलपमेंट भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या होता है कि आवश्यकताओं को उनको पहुंचाना होता है। एक इसका बहुत बड़ा उद्देश्य सामाजिक क्या होता है? सामाजिक उन्नति करना होता है। ये जाति भेदभाव इन सब चीज़ों से ऊपर उठा हुआ होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित ये लेख है कि सहकारिता किस प्रकार से किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में है या भारतवर्ष में है। यह जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से वैश्विक कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो 1 जुलाई का दिन होता है ये विश्व के लिए सहकारिता, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सहकारिता से एक बड़ा फायदा ये होता है, जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, अमूल का जो एक कॉन्सेप्ट है दूध का, एक छोटे स्तर पे प्रारंभ हुआ। एक छोटे छोटी जगहों से लोगों के दूध को क्या किया जाता है, उनके इकट्ठा किया जाता है, फिर ला करके उसको, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया। एक चेन सिस्टम स्टार्ट हुआ, फिर वो जो शहरों में होते हैं उन तक प्रोडक्ट्स को पहुंचता है। तो यहाँ पे इनकी भी अर्निंग होती है, साथ ही में एक पूरा का पूरा एक समाज उससे क्या होता है, लाभान्वित होता है। एक सही प्रोडक्ट वहां तक पहुंचता है। हमने एक ही छोटा सा एग्जाम्पल देखा, लेकिन जो अमूल का कॉन्सेप्ट है ये सहकारिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति मानी जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से एक लोकतांत्रिक जो होती है, मैं स्वायत्त है, एक तरह से लोकतंत्र मजबूत होता है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, साथ ही में रोजगार डेवलप होता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है। क्योंकि ये जो अमूल का कॉन्सेप्ट है, इसने जैसे जिनके पास एक गाय थी या एक भैंस थी, उनको भी इसने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, उनको भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाया। ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप बात करें तो ये किसी भी क्षेत्र के कानून में भी बदलाव ला सकता है, क्योंकि लोग क्या हो जाते हैं, सहकारिता में जुड़ने के बाद वह कानून एक तरह से अपने अधिकारों के प्रति क्या हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। वह उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है। सहकारिता इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये 1 जुलाई को मनाया जाता है और जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2023 की यदि थीम की बात करें तो कोऑपरेटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार की जो थीम है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसके निर्देशक है गिलबर्ट एफ होंगबो। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की जो शुरुआत हुई थी ये 1923 में हुई थी। 1923 के इसमें आईसीए ने, जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन है, इसने इसको स्थापना करी थी। यह प्रत्येक वर्ष की जुलाई के पहले शनिवार को तो मनाया जाता है, लेकिन 16 दिसंबर 1992 को कोई भी दिवस जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा क्या होता है, उसको स्वीकार करने के बाद मनाया जाता है। तो जुलाई के पहले शनिवार को इन्होंने स्वीकार कर लिया था 16 दिसंबर 1992 में। अब इनका उद्देश्य क्या है? हर दिवस का एक उद्देश्य होता है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो उनको विस्तार के अवसर प्रदान करे, साथ में उनको लाभ प्रोवाइड करे। ठीक है। और उनको स्व सहायता के रूप में और लोकतांत्रिक निर्णय लेने और आपसी सहयोग के जो मूल्य होते हैं उन पर क्या करे, प्रकाश डालता है।
इसका जो महत्व है यदि आप बात करो तो अंतर्राष्ट्रीय, पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय एकता को ये क्या करता है, मजबूत करता है। आर्थिक रूप से लोगों को क्या करता है, सक्षम करता है। एक छोटे से स्तर पर भी इसको क्या किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है। समानता का एक भाव लाता है, क्योंकि जब सहकारिता में लोग जुड़ते हैं आपस में, सहकारिता मतलब एक तरह का सहयोग, एक दूसरे के साथ मिल करके पूरा अपना, एक का नहीं सबका डेवलपमेंट करना, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक चैन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ में वैश्विक शांति को क्या करना है, बढ़ावा देना है। यदि बात करी जाए सहकारी समितियों की तो देखिए इनका जो स्वामित्व होता है, नियंत्रण होता है और पूरी तरह से इसका जो संचालन होता है, जो उसके सदस्य होते हैं, जो कि पूरी तरह से एक सामान्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताएं जिनकी होती हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरे करने के लिए इनको क्या किया जाता है, बनाते हैं। और ये लोकतांत्रिक लोगों से, एक तरह से आप ये मान के चलो कि जो लोगों को लोकतांत्रिक और एक समान तरीके से क्या करता है, इकट्ठा करता है, उनको एक साथ लेकर के आता है। उसमें आपके जो कस्टमर होते हैं वो भी, जैसे सांची का हमारे यहाँ प्रोडक्ट चलते हैं, दूध आते हैं, उसके दही आता है, आइसक्रीम आती है, आप भी देखो उसमें सभी की संतुष्टि आवश्यक होती है, चाहे वह कस्टमर हो, चाहे वह कर्मचारी हो, या उसको जो यूज कर रहा हो वहाँ निवासी हो। तो एक तरह से एक सदस्य होता है और एक वोट का इसमें अधिकार रहता है। और छोटे से छोटे व्यक्ति, एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति जब इस समिति में जुड़ता है तो उसका उतना ही महत्व रहता है, क्योंकि इसीलिए इसे एक जन आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि एक सामान्य सी जनता भी इसके साथ जुड़ी होती है। हमने एक यहाँ पे दूध के प्रोडक्ट का लिया क्योंकि वो हमसे एक जुड़ा हुआ संगठन है, जिसे हम उसके बारे में जानते हैं। सहकारी समिति आपको ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की मिलेंगी, जो एग्रीकल्चर में भी आपने देखा होगा कि जिनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं उसके लिए भी सहकारी कृषि के लिए बढ़ावा दिया रहा है। जिनके पास आधा हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का खेत होता है, लेकिन ये सब जुड़े होते हैं एक दूसरे से, आस पड़ोस में होते हैं, तो उन्हें भी कहा जाता है कि आप सहकारिता क्या करिए, सहकारी कृषि करिए। यानी यहाँ पर पूरे के पूरे जो खेती है वो एक ही प्रकार की खेती होनी चाहिए। और कई बार ये जो खेतों के बीच में मेढ़ें होती हैं, ये ज़मीनें हमारे भारत में सर्वाधिक हमको क्या कहती हैं, लैंड लॉस का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इनका कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन ये कृषि योग्य भूमि में गिनती इनकी नहीं होती, लेकिन है तो ज़मीन। यदि इस आस पड़ोस के सभी किसान यहाँ पर लगभग 20 से 30 एकड़ के आसपास के किसान मिल करके एक ही प्रकार की कृषि या सहकारी कृषि के लिए क्या करें, प्रेरित हों, तो इस ज़मीन का भी क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से हार्वेस्टर से कटाई होती है कई बार, लेकिन अब इनकी अलग खेती, इनकी अलग खेती, अलग अलग टाइम में कटी पकी, तो क्या हो जाता है, उसके कारण भी नुकसान होता है। तो इसको भी क्या किया जा सकता है, इसको भी कम किया जा सकता है। जो उनको एक तरह से उनकी जो लागत होती है वो बढ़ती है, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। एक व्यक्ति ने 1 गाय 2 भैंस पाल के रखी हैं, वो दूध लेकर के एक शहर पे जा रहा है, तो उसका डेली का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम खर्च हो रहा है, साथ में वो अपने लिए क्या कर रहा है, कस्टमर ढूंढ रहा है। लेकिन अमूल जब अपना एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया कि मैं आपके यहाँ से दूध कलेक्ट करूंगा और आपको इसके पैसे दूंगा, और वो उस दूध को क्या करेगा, शहरी क्षेत्रों में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो दोनों लोगों को रोजगार का इसमें अवसर मिल रहा है। ये भी इसके ऊपर डिपेंड है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड है, और छोटे से छोटे व्यक्ति को भी इसमें क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, और सभी एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से सहकारिता आगे बढ़ती है। हमारे देश में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसी का निकला हुआ, जिसको हम लोग अमूल बोलते हैं, ये सहकारिता आंदोलन से ही निकला हुआ है। उसी प्रकार से आपको भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड मिलेगा, कृषक भारती सहकारी लिमिटेड मिलेगा। ज़्यादातर आपको कृषि से संबंधित जुड़े हुए क्षेत्रों में विपणन संघ भी सहकारिता का ही है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सरकार ने सबसे बड़ा एक बदलाव ये किया है कि हमारे देश में सहकारी मंत्रालय नहीं था, लेकिन 2021 में सरकार ने एक सहकारिता मंत्रालय ही अलग कर दिया, जिसके वर्तमान में जो मंत्री हैं वो गृह मंत्री अमित शाह हैं। ठीक इसी प्रकार से आपने मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण जब हमने पढ़ाया तो आपको बताया था कि हमारे यहाँ एक कृषि ऋण समितियों की क्या करी जा रही है, स्थापना करी जा रही है। इसको शुरू किया गया, सरकार का एक योजना है एक प्रकार से। इसमें बिल्कुल यही है, पैक्स में आप ये मान के चलिए कि जैसे छोटे छोटे किसान हैं, इन्होंने गेहूं का उत्पादन किया, धान का उत्पादन किया, तो सरकार क्या कर रही है कि किसानों के बच्चों को लोन प्रोवाइड कर रही है कि आप चाहें तो धान का, उससे चावल बनाने का धान मिल डाल सकते हैं, या उसकी ग्रेडिंग करने की आप मशीन डाल सकते हैं। ये किसानों के बच्चों के लिए क्या है कि ये सुविधा उपलब्ध कराई कि आप इस उद्योग को आप डाल सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में ही डालना पड़ेगा आपको ये उद्योग। तो लघु उद्योग के रूप में इसको सरकार कहाँ पर डेवलप करना चाह रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, वहाँ पे इसको डेवलप करना चाह रही है। अब इनकी एक समस्या आती है कि अब ये यदि कोई प्रोडक्ट लेकर के बाहर मार्केट पे जाएंगे तो उसको उन्हें कंपनी पे रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, उनको मार्केट उपलब्ध कराना जरूरी है। तो सरकार ने कहा कि आप जितने भी किसान हैं ये मिल कर एक कंपनी बना सकते हैं, सरकार उसको मान्यता देगी,
वहाँ का कोई भी व्यक्ति यदि ये ग्रेडिंग सिस्टम और बाकी चीज़ें करता है तो उसके प्रोडक्ट को भी हम ब्रांडिंग करेंगे और उसको हम मार्केट भी उपलब्ध कराएंगे। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है किसके लिए, क्योंकि कई बार किसानों को क्या होता है कि 12 से 14 रुपए किलो ने उन्होंने यदि गेहूं दिया, 1600-1700 रुपए क्विंटल गेहूं दिया, उन्हीं का बच्चा यदि इंदौर में है, दिल्ली में है, कहीं पे है, तो वो 34 रुपए किलो क्या खरीद रहा है, गेहूं खरीद रहा है, आटा खरीद रहा है, 40 रुपए 45 रुपए किलो आटा खरीद रहा है। तो उसका वहाँ पे तो पैसे उसके कम मिले, लेकिन वो अपने बच्चे को कितने पैसे भेज रहा है, ज़्यादा पैसे भेज रहा है। वर्तमान में टमाटर ही देख लो, कुछ दिन पहले सड़कों पे क्या था, फीका हुआ मिल रहा था, आज किस पे मिल रहा है, आज खरीदना मुश्किल है, पेट्रोल से महंगा टमाटर हो गया है। तो ये अलग अलग है, कारण होते हैं इसके, कोई एक कारण नहीं है। कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि मौसम का भी एक कारण होता है। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है कि किसानों को भी व्यापारी के रूप में क्या कर रही है, उनकी एक मानसिकता को बदल रही है कि आप केवल एक किसान नहीं हैं, आप व्यापार में भी साथ साथ जुड़िए। आपके अंदर एक व्यापारिक जो आपकी बौद्धिक स्तर होना चाहिए आपका, वो भी होनी चाहिए। आपकी सोचने की जो एक सोच होनी चाहिए वो भी किस स्तर पे होनी चाहिए, व्यापारियों की तरह आपकी एक सोच डेवलप होनी चाहिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अभी हाल ही में क्या हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में स्थापित हुआ था, अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज है, ठीक है। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने करी थी। उस समय पे जो संसद थी, इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, एक कानून बनाया था, उसके माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। उस समय पे 3 कॉलेज इन्होंने स्टार्ट किए थे इसके अंदर में। अब बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी हो चुकी है ये, लगभग उस समय पे 3 कॉलेज से आज की डेट में लगभग 750 इनके वो चल रहे हैं, सेंटर्स चल रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जो है, जब इस जो ये जहाँ पर बना हुआ है, जो ये बिल्डिंग है, उस समय पे विकरगिल लॉज हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर चंद्रशेखर जो आज़ाद हैं वो छिपे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। जब 1800 इस समय पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने साधु की, सिख की वेशभूषा में ये दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कैंपस है वहाँ के हॉस्टल में छिपे हुए थे। ठीक इसी प्रकार से जो ये विकरगिल लॉज है, यहाँ पर जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, सज़ा सुनाई गई थी, किस पे, जब इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, तो सज़ा सुनाने के बाद इनको वायसराय लॉज में बंद करके, उसके पहले उनको वायसराय लॉज पे इसी पे बंद करके रखा गया था। ये जो आपको व्यक्तित्व दिख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले कुलपति रहे हैं। इसके अलावा बात करी जाए तो जो राष्ट्रपति होते हैं, इसके विजिटर होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, वो इसके चांसलर होते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, इसके प्रो चांसलर होते हैं। ये भारत सरकार का वित्त पोषित केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। अभी इसने 1922 में इसकी स्थापना हुई, वर्ष 2023 में अपने इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं। वहीं पर एक खबर बनी हुई थी पुतिन से जुड़ी हुई। पुतिन ने अभी क्या हुआ है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पहली बार कोई एक सम्मेलन पे क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, वो फ्रंट पे आए हैं। अभी ये खबरों में रहे क्योंकि इनका जो एक वैगनर ग्रुप है, इन्होंने एक आर्मी बना रखी थी, जो कि क्या कहते हैं, लड़ाई के लिए इन्होंने एक तरह से प्राइवेट आर्मी थी, जो कि यूक्रेन के खिलाफ क्या कर रही थी, लड़ाके थे, लड़ाई कर रहे थे। और ये जो वैगनर ग्रुप का चीफ था, ये एक ज़माने में पुतिन का कौन था, पुतिन का शेफ था, उनका कुक था। और उन्होंने कुक से इसका प्रमोट करते करते अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई, और इसको जो ये लोग पैसा लेकर के सिर्फ मारने का काम करते हैं, उसका इसको चीफ बना दिया। और उसने क्या किया कि इन्हीं के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। हमारे देश में एक कहावत चलती है ना, सचिव वैद्य गुरु तीन, इनके यदि ये अच्छा अच्छा बोलने लगे तो, और जिसमें से एक आपका ये भी होता है, कौन कहता है, आपका जो रसोइया होता है, ये यदि आपके खिलाफ मीठा मीठा बोल रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो शायद उन्होंने ये जो लाइन है ये पढ़ी नहीं होगी, बड़े बुजुर्गों की बातें हैं इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, जो अपने कुक है इसको बहुत ज़्यादा विश्वास में चले गए, और वो इनको धोखा दे दिया, और क्या किया, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में फंसे होने के बाद ये इस जो संगठन है, संघाईस का जो भी मीटिंग हुई थी, उस पर ये क्या किया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसलिए खबरों पे बनी हुई है। SCO की बात करी जाए तो यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी जो 2001 में बनाया गया था, और इसका जो चार्टर है 2002 में हस्ताक्षरित हुआ था, फिर 2003 से ये लागू हो गए। एक तरह से पूरी तरह से एक यूरेशिया और आर्थिक सैन्य संगठन है। ये नाटो को क्या करते हैं, नाटो के खिलाफ लाया गया था, एक तरह से आप ये इसको समझ सकते हो, ठीक है। इसको प्रतिकार के रूप में इसको देखा जाता है। वर्तमान में इस पर यदि बात करी जाए तो इसके 8 सदस्य देश हैं। इसमें आपको कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान ये मिलेगा। ईरान को 2023 में एक स्थायी सदस्य बनाने के लिए तैयारी की जा रही है कि इसको सम्मिलित किया जा सकता है। भाषा की बात करी जाए तो SCO की इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो रसिया है और चीन है। इसका जो कार्यालय है, सचिवालय है, वो बीजिंग में है। और अभी क्या हुआ था
कि इसकी जो अध्यक्षता है ये समय समय पर देशों के पास क्या होती, रोटेट होती रहती। वर्तमान में भारत के पास आ गई, इसके पहले 2017 में भारत पाकिस्तान दोनों के पास थी। ये मोटी मोटी बातें थी एससीओ के बारे में। यहाँ पर केवल एक न्यूज आई थी कि अभी जो पुतिन है इन्होंने एससीओ की मीटिंग को क्या किया था, अटेंड किया हुआ था। इसी के बाद खबरों में बनी रही हैं जस्टिस मुक्ता गुप्ता, ये रिटायर हो गई हैं और इन्होंने अपने रिटायरमेंट के दिन, उस दिन छुट्टी थी, उस दिन उन्होंने लगभग 65 फैसले सुना करके अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी मतलब एक दिन में 65 फैसलों पर फैसला सुनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने एक दिन में सर्वाधिक फैसले सुनाने का एक रिकॉर्ड बनाया है। कभी भी पूछ लिया जाए तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। अब ये रिटायर हो चुकी हैं, आगे क्या करेंगे देखें। एक खबर उड़ती उड़ती ये आई थी कि अमेरिका ने उड़ने वाली कार को क्या किया है, सर्टिफिकेट दिया है। ज़्यादा जानने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है कि किस कंपनी ने बनाया, क्या बनाया है। बस ये है कि उड़ती कार को उड़ते उड़ते इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है। कार का भविष्य क्या है हम आगे देखेंगे। लेकिन खेलों की बात करें तो खेलों में भारत 9वीं बार क्या बना है, फुटबॉल के जो इस टूर्नामेंट होता है सैफ चैंपियनशिप, उसमें 9वीं बार चैंपियनशिप में चैंपियन बना है। इसने कुवैत को हराया है 5-4 से, लास्ट पेनल्टी आउट पे इसने हराया है। लगभग 14 संस्करण हो चुके हैं जिनमें से 9 भारत ने जीते हैं। इसका आयोजन भारत में हुआ था, भारत मेजबान देश था। यह बेंगलुरु का श्री कांति रावा स्टेडियम है, वहाँ पर यह आयोजन हुआ था। और भारत की वर्तमान में यदि फीफा की रैंकिंग बात करी जाए तो ये 100वीं है। और अभी इंटरकॉन्टिनेंटल कप हुआ था, उसके बाद भारत की ये जीत है। सैफ में यदि कोई खिलाड़ी भारत के निकल करके आए हैं तो एक ही खिलाड़ी जिनका हम सबसे ज़्यादा नाम जानते हैं वो है सुनील छेत्री, जिनको सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर साथ में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का भी इनको अवार्ड दिया गया है। आगे की तरफ बात करी जाए तो ये एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये 2 वर्ष में एक बार होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारा दक्षिण एशिया का क्षेत्र है यहाँ पे फुटबॉल को क्या करना है, बढ़ावा देना, क्योंकि सबसे कम फुटबॉल हमारे जो ये पूरा साउथ एशिया है यहीं पर सबसे कम खेला जाता है। तो इसको प्रमोट करने के उद्देश्य से इसको शुरुआत की गई थी और 1993 में लाहौर और पाकिस्तान में इसका पहला मैच हुआ था और उसमें पाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बना था। और हमें सुनील छेत्री जो है हमारे देश के एकमात्र इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई रिकॉर्ड इस पर बनाए हुए हैं। आगे की तरफ बात करेंगे, ओलंपियन सीए भवानी देवी तलवारबाज हैं। इन्होंने अभी क्या किया है, चीन के जो वुक्सी हैं इनको एशियाई तलवारबाजी जो चैंपियनशिप है इसमें इनको सेमीफाइनल पे इनको हरा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है और भारत के लिए ये पहला पदक है। इनका पूरा नाम आपको चल्दावाड़ा आनंदा सुंदर रमन भवानी देवी है। सीए भवानी देवी इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है और ये तलवारबाज हैं। आपने देखा होगा ओलंपियन में जाने वाली, उस पर जाने वाली ये हमारे देश की पहली महिला तलवारबाज थी। एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, इसलिए ध्यान रखना है। वहीं पे नीरज चोपड़ा हैं जिनकी बात करी जाए तो इन्होंने अभी क्या है, लार्जन डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, पहला स्थान अर्जित किया है। इनकी बात करी जाए तो अर्जुन पुरस्कार इनको 2018 में दिया जा चुका है, विशिष्ट सेवा पदक इनको 2020 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 में, फिर प्रतिमान विशिष्ट सेवा पदक 2022 में और 2022 में ही इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। नीरज चोपड़ा के बारे में बाकी की चीज़ें आपको जानकारी में होंगी। रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल करके गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है और ये इतने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले इतिहास के पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन चुके हैं। और इनका डेब्यू जो हुआ था 20 अगस्त को रोनाल्डो का, पुर्तगाल के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था और कम समय में 20 वर्षों में इन्होंने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल लिए हैं, यानी प्रति 10 वर्ष में इनके 100 मैच पूरे हो रहे हैं। साथ में रोनाल्डो 123 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने का इनका भी रिकॉर्ड इनके पास है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के मामले में जो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं वो कुवैत के बदेर अल मुतावा हैं। इसके बाद हम भारत की तरफ से यदि आप बात करोगे तो हमारे देश के जो फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री, इन्होंने 137 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल करके भारत की जो सूची है भारत के स्तर पे इन्होंने ये टॉप पे चल रहे हैं। आगे की तरफ खबर थी, आईसीसी ने अपना क्रिकेट वर्ल्ड कप का कैलेंडर घोषित कर दिया है और ये कैलेंडर जो है आपके जो मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके जस्ट बाद है और आपका जो प्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसके जस्ट पहले है। ठीक है, तो कैलेंडर समझ में आ गया होगा कब का है। लेकिन जो अगला विश्व कप हमारा 2023 का होगा ये 13वां संस्करण होगा और ये पहली बार होगा कि पूरा का पूरा विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है और इसका फाइनल जो होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। शेड्यूल इसमें मेरे को नहीं लगता बताने की ज़रूरत थी, आप सभी के पास पहुँच जाएगी और अभी से इसको क्या करना, सेफ रखने की ज़रूरत नहीं है।
बात करी जाए मध्य प्रदेश के खबरों की, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के खबरों में। तो मध्य प्रदेश की एक पहली खबर यह है कि सीखो कमाओ योजना जो कि अभी 4 जुलाई से प्रारंभ हुई है, ये लगातार खबरों पे बनी हुई है और इसको हमने कई बार करंट अफेयर में सम्मिलित भी किया है। लेकिन आपको जो एग्जाम्स होने वाले हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना से भी प्रश्न बन गया है तो सीखो कमाओ योजना से भी बनेगा, क्योंकि सरकार की 2 योजनाएं, एक तो लाडली बहना योजना लगातार कह रहे थे कि प्रश्न आएंगे, इसी प्रकार से सीखो कमाओ योजना से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। जो अभी मेंस का एग्जाम होने वाला, मुख्य परीक्षा होने वाली, वहां पर भी संभावना है कि यहां से प्रश्न डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट आ जाए। प्री के लिए आपको तैयारी करके रखनी है। आयु वर्ष इसमें 18 से 29 वर्ष है। मध्य प्रदेश का निवासी होना, न्यूनतम योग्यता 12वीं होनी चाहिए या तो ITI होनी चाहिए, उच्चतम योग्यता आप उच्च शिक्षा कर सकते हैं। लेकिन चयनित युवा को इसमें छात्र प्रशिक्षणार्थी कहा जाएगा, बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। स्टाइपेंड मिलेगा, 12वीं वाले को 8,000 मिलेगा, ITI वाले को 8,500 रुपये मिलेगा, जो डिप्लोमा होंगे उनको 9,000 मिलेगा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 10,000 रुपये मिलेगा। इस समय पे, इस पूरे के पूरे 1 वर्ष के दरमियान जब तक ये आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये इसका उद्देश्य है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। सरकार ने अभी क्या किया है कि जो विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ होते हैं, इनके लिए एक बस्तियों के विकास के लिए बस्ती विकास योजना सरकार ने शुरू करी है। ये हमारे प्रदेश में जो 51 जातियां हैं जो कि किस में आती हैं, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त में आती हैं, इनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो अब इनके लिए सरकार क्या डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रही है कि ये लोग क्या होते हैं, ये बंजारा प्रवृत्ति के होते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग विचरण करते रहते हैं। बहुत सारी योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनमें स्थायित्व का होना जरूरी है। आपका उस ग्राम क्षेत्र में या उस शहर में आपका वहाँ पे नाम होना जरूरी है। तो अब उनको प्रधानमंत्री आवास इनको दिया नहीं जा सकता। तो सरकार क्या कर रही है कि इनके लिए अलग अलग जगहों पे जो इनका एक रूट होता है, वहाँ पे बस्तियों का छोटी छोटी निर्माण कर रही है। साथ में वहाँ जो भी एक मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ पे होनी चाहिए, वो उनको वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि ये इनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति है, ये इनकी संस्कृति है, कल्चर है, तो वो इसको छोड़ नहीं सकते। तो हमारा एक सामाजिक दायित्व बनता है, सरकार का एक दायित्व बनता है कि वो इनके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें कि इनकी संस्कृति के साथ भी ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, लेकिन इनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी क्या हो, पूर्ति हो जाए। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सरकार ने एक बस्ती विकास योजना प्रारंभ करी है। मध्य प्रदेश शासन में जो विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग है, इसका अस्तित्व 22 जून 2011 में आया था। ये इस 51 जातियां जो हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं और 31 अगस्त 2021 को विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अभी क्या हुआ है। एक सरल संयोजन पोर्टल शुरू किया गया है। किस क्षेत्र के द्वारा शुरू किया गया? ये मध्य क्षेत्र, जो आपका भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम क्षेत्र आता है, ये मध्य क्षेत्र विद्युत विभाग के अंतर्गत में आता है। यहाँ पे इन्होंने एक सरल संयोजन पोर्टल शुरू किया है जिसमें 24 घंटे के अंदर आपको नया बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। बिजली से जुड़ी हुई योजनाओं से इस बार भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में मिला था आपको, तो सरल संयोजन पोर्टल को ध्यान में रखना है। और ये यहाँ पे ये लाइन गलत हो गई है, इसको ध्यान में मत रखना, ठीक है। ये पुलिस वालों के लिए जो योजना चली थी, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उससे जुड़ा हुआ फैक्ट है, गलत नहीं है, फैक्ट सही है, जगह गलत में आ गया है। इसके अलावा पूर्व क्षेत्र के जो आते हैं उसमें आपका जबलपुर, सागर, रीवा आता है। पश्चिमी क्षेत्र में आपका इंदौर और उज्जैन आता है। तो सरल संयोजन याद रखना है कि जो नए विद्युत कनेक्शन लेंगे उनको 24 घंटे के अंदर उनके घर पर बिजली पहुँचा दी जाएगी, कनेक्शन उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भोपाल में प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है जिसका नाम है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। ये किसके सहयोग से बन रहा है? ये सिंगापुर के सहयोग से बन रहा है। वहाँ का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, उसके सहयोग से बनाया जा रहा है। लगभग 1,500 करोड़ की लागत का है। यहाँ पर जो युवा होंगे, लगभग एक बार में 6,000 युवाओं को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जो नई इंडस्ट्रीज़ की नई रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इनको तैयार किया जाएगा, ताकि बेरोजगारी को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। इंडस्ट्रीज़ में कई बार जो उनको स्किल्ड युवा चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, कई बार कॉलेजों से निकलने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर वो स्किल नहीं होती, तो उन्हें यहाँ पर एक तो स्किल प्रोवाइड की जाएगी, साथ में उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में यदि बात करो तो इसमें हर क्षेत्र में इसमें लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। आपकी कृषि क्षेत्र हो आपका, चाहे आपका खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल सहित ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और इंदौर में भी ग्लोबल स्किल पार्क क्या किए जाएंगे, प्रारंभ किए जाएंगे, ताकि एक जगह भीड़ नहीं हो। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश का जो नगर निगम है इंदौर, इसको EPR क्रेडिट अर्जन करने वाला ये देश का पहला नगर निकाय बन गया है।
और यहाँ पर इन्होंने वेस्ट टू हेल्थ जो इनकी मैनेजमेंट है इस पे इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। जो कचरा प्रबंधन है उस पर बढ़िया कार्य किया था। कचरे का जो कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार से प्लास्टिक के यूज को कम किया जा सकता है, पॉल्यूशन को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, ये जो एक सोच है इस पूरे के पूरे शहर में, इंदौर शहर में डेवलप हुई थी। प्रशासन, शासन और वहाँ के नागरिक सभी ने मिलकर के इस पर अच्छा कार्य किया है। इसलिए इसको अभी क्या हुआ है कि EPR क्रेडिट अर्जन करने वाला देश का ये पहला नगर निगम हो गया है। यहाँ पर कई प्रोग्राम चले थे जिसमें आपका प्लास्टिक आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था हमारा इस बार का रोजगार निर्माण का जो मुख्य खबरें थी। खबरें बहुत सारी थी, ठीक है, जैसे वही एक कार उड़ने वाली खबर थी, इसके अलावा बहुत सारी खबरें रहती हैं उसमें, लेकिन वो हमारे काम की नहीं रहती। लेकिन जो मोटी मोटी खबरें थी जिनका प्री और मेंस दोनों में उपयोग रहता है, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे यदि आपको रोजगार निर्माण नहीं उपलब्ध रहता है। इसके अलावा जो रिजल्ट्स आए थे वो सारी चीज़ें रहती हैं, कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह रहते हैं, सरकार के कुछ जो मंत्रालय के कार्य होते हैं वो भी रहते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उसको हम पूरी तरह से फोकस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं। करंट अफेयर ये वाला आपको कैसा लगता है वीकली, आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कोई कमियां हैं तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको सुधारेंगे, उसको सही तरीके से लेके आएंगे। क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए होते हैं, आपके ही लिए बनाए जाते हैं, आप लोग के ही फीडबैक पे इसको सुधारा जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी रहता है तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करें, उसको हम अगली बार सुधार लेंगे। MPPSC प्री अथवा मेंस के नोट्स आपको यदि परचेज करने हैं तो एग्जाम गुरुजी के ऐप से परचेज कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात जो होगी अगले मंगलवार को इसी समय पे होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।